स्टूडेंट, वेलकम टू श्री एकेडमी। गाइस, आज जो हमारा टॉपिक चला हुआ है व्यक्तित्व का, पर्सनैलिटी का, उसी को हम आगे करेंगे। और ये हमारा जो है इरिक्सन का व्यक्तित्व सिद्धांत, ये भी गाइस बड़ा इंपॉर्टेंट है। इरिक्सन का व्यक्तित्व सिद्धांत, इस सिद्धांत को मनोसामाजिक सिद्धांत भी कहते हैं। उसको जो है, जो सिगमंड फ्राइड का गाइस, उसको मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत बोलते हैं, क्योंकि वो मन का विश्लेषण करता है। अब यहाँ पे मन का और समाज का दोनों का विश्लेषण हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मनोसामाजिक सिद्धांत कहते हैं। इरिक्सन के अनुसार व्यक्तित्व और मानव की प्रकृति के पहलुओं जैसे विवेकता, वस्तुनिष्ठता, अग्रलक्षिता है ये गाइस, अग्रलक्षिता तथा तथागत अधिक प्रभाव नहीं डालती। ये इरिक्सन के अकॉर्डिंग है गाइस। इरिक्सन ये कहता है कि जो मानव व्यक्तित्व है, उसकी मानव की जो प्रकृति है, जैसे कि उसके अंदर विवेकता होना, किसी वस्तुनिष्ठता का मतलब है कि भाई सब्जेक्टिविटी होना किसी चीज के लिए, या फिर जो मतलब जो ये सिगमंड फ्रॉइड ने बोला, ये कह रहा है कि इनका इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता किसी की पर्सनैलिटी पे। उसके अनुसार व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव उसके अहम के विकास तथा उसके कार्यों का पड़ता है। यानी ये कह रहा है कि जो उसकी ईगो होती है, उसका जो है ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, वो उस ईगो में आके कैसे कार्य करता है, यानी समाज उसको जैसा मिलेगा वैसी उसकी पर्सनैलिटी बन जाएगी। इरिक्सन ने कहा कि इदम और परम अहम के विकास का व्यक्ति पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इदम का और जो है ये सुपर ईगो का जो है इफेक्ट नहीं पड़ता है। किसका ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, ये कह रहा है कि ईगो का फर्क पड़ता है। अब आपको पता है ईगो जो है, जो आपका बीच का पॉइंट है वो है, और ईगो जो है किससे बनती है, सामाजिक और जो है नैतिक मूल्यों से बनती है। यानी जो समाज में जैसे बच्चा आगे बढ़ता है, समाज में आता है, तो उसको पता है कि भाई समाज में इस चीज को जो है बुरा समझा जाता है, इस चीज को गलत समझा जाता है। तो इसीलिए इसके सिद्धांत का नाम क्या है, यानी ये क्या कह रहा है कि ईगो का ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, ना तो इड का पड़ता है, ना ही जो है बच्चे की पर्सनैलिटी पे या किसी की भी पर्सनैलिटी पे, ना ही परम जो ईगो है उसका फर्क पड़ता है। जो इफेक्ट पड़ता है वो ईगो का है। इसलिए इसके सिद्धांत को क्या बोला हम, मनोसामाजिक सिद्धांत। व्यक्तित्व पर आहार के अलावा कुछ जैविक कारकों का भी जैविक कारकों को, अनुभवात्मक कारकों तथा सामाजिक कार्यों कार्यों का काफी प्रभाव पड़ता है। ये कह रहा है कि व्यक्तित्व पर किस किस का प्रभाव पड़ता है। तो एक तो आहार का पड़ता है, यानी आप जो भोजन करते हो, जैविक कारकों का, व्यवहारगत कारकों का, और अनुभवात्मक कारकों का तथा सामाजिक कारकों का प्रभाव पड़ता है। तो ये बोला रहा है कि किस किस का इफेक्ट पड़ता है। व्यक्तित्व की कई पूर्व निश्चित अवस्थाएं होती है जो सार्वभौमिक होती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग है ये इरिक्सन के अकॉर्डिंग कि व्यक्तित्व की पूर्व निश्चित अवस्थाएं होती है जो सार्वभौमिक होती हैं। जिस प्रक्रिया द्वारा यह अवस्थाएं विकसित होती है वह एक विशेष नियम द्वारा नियंत्रित होती है। इरिक्सन में इन नियमों को पक्षपात नियम कहा है। तो ये आपको याद रखना गाइस, इन नियमों को, ये कह रहा है कि जो ये अवस्थाएं होती हैं ये विकसित होती हैं और एक विशेष नियम द्वारा नियंत्रित होती हैं। और इरिक्सन ने इस नियम को पक्षपात का नियम कहा है। तो इरिक्सन ने मनोसामाजिक अहम के विकास की अवस्थाएं बताई। सबसे पहले उसने कहा है शैशवावस्था। यह अवस्था विश्वास और अविश्वास की होती है गाइस। ये कह रहा है जो अवस्था होती है विश्वास और अविश्वास की होती है। विश्वास और अविश्वास के बीच संघर्ष के बीच जब विश्वास की जीत होती है तो बच्चे में एक विशेष मनोसामाजिक शक्ति उत्पन्न होती है। इरिक्सन ने शक्ति को आशा का नाम दिया है। ये कह रहा है कि बच्चा जब छोटा होता है, शैशवावस्था में होता है, तो उसकी मदर उसकी केयर कैसे करती है, तो उसको ये धीरे धीरे विश्वास हो जाता है कि भाई ये जो लेडी है ये मेरी ज्यादा केयर करती है, तो वो उस पर बिलीव करता है और दूसरों पे वो कम बिलीव करता है। तो इसी के बीच में जो है ये कह रहा है उसकी एक मनोसामाजिक स्थिति, मनोसामाजिक शक्ति उत्पन्न होती है। इसी शक्ति का नाम इसने दिया, क्या रखा है, होप, यानी कि आशा। तो पहली अवस्था ये है, उसने विकास की मनोसामाजिक विकास की जो 8 अवस्थाएं बताई है गाइस यहाँ पे, मतलब कि 8 जो है अवस्थाएं हैं। दूसरा है प्रारंभिक अवस्था। यह अवस्था 2 से 3 वर्ष की आयु तक होती है। इस अवस्था में बालक स्वतंत्रता और लज्जाशीलता के बीच में संघर्ष करता है। यह अवस्था फ्राइड की बुधावस्था से मिलती जुलती है। तो ये कह रहा है कि स्वतंत्रता और लज्जाशीलता, जैसे बच्चा इस उम्र में थोड़ा सा हेजिटेट होता है या वो फ्रीडम को पाता है, तो इस दोनों चीजों के बीच में संघर्ष करता है। इस अवस्था में स्वतंत्रता और लज्जाशीलता में संघर्ष होता है। और स्वतंत्रता की विजय होने पर, यानी जब वो फील करता है कि फ्रीडम को फील करता है, तो एक नई मनोसामाजिक शक्ति का विकास होता है। इरिक्सन इस शक्ति को इच्छा शक्ति का नाम देते। गाइस, ये पॉइंट जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि किस अवस्था में आके जो है उसने
नई मनोसामाजिक स्थिति शक्ति पैदा की, उसका नाम क्या रखा। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं गाइस यहाँ से। नेक्स्ट है खेल अवस्था। यह अवस्था 4 से 6 साल के बीच की होती है। फ्रॉइड की मनोलैंगिक विकास की प्रधान अवस्था से मिलती जुलती है। इस अवस्था में बच्चे में पहल शक्ति और दोषी, यानी वो पहल करेगा नहीं करेगा, यानी किसी काम की शुरुआत करे नहीं करे, या फिर जो है उसके अंदर दोष, ये यानी दो चीजें उसके अंदर जो है संघर्ष करती हैं। और दोष होने की भावना जो है उसके बीच में संघर्ष होता है। पहल शक्ति की विजय होने पर मनोसामाजिक शक्ति उत्पन्न होती है, जिसे उद्देश्य कहा जाता है, यानी इस उम्र में उसको एक टाइप का उद्देश्य मिल जाता है। आगे स्कूल अवस्था। यह अवस्था 6 से 11 साल तक की उम्र की होती है। इसमें बालकों को परिश्रम और हीनता के मध्य संघर्ष करना पड़ता है, यानी वो परिश्रम करना सीखेगा या वो हीनता का शिकार हो जाएगा। तो परिश्रम की विजय होने पर उसमें एक मनोसामाजिक शक्ति उत्पन्न होती है, जिसे सामर्थ्य कहा जाता है, यानी कॉम्पिटेंसी कहा जाता है उसको। आगे किशोर अवस्था। यह अवस्था 12 से 19 वर्ष तक होती है। यह पहचान, मतलब आत्म पहचान कह लीजिए, यहाँ पे आत्म है ये पहचान, आत्म पहचान की अवस्था होती है। यानी आपको पता है इस उम्र में आके बच्चा अपनी सेल्फ आइडेंटिटी की तरफ चल पड़ता है। उसको जो है अपनी पहचान की होती है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसा दिख रहा हूँ, मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो ये सब चलता है उसके अंदर। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इस अवस्था में आवश्यक है कि बच्चों को आत्म प्रत्यक्षीकरण और अंत व्यक्तिगत, ये व्यक्तिकरण है। अंत क्या होता है गाइस, उसका आंतरिक कह लीजिए, अंत ये है, अंत है यहाँ पे, अंत व्यक्तिकरण ये वर्ड है। ये अंत व्यक्तिकरण अनुभव का विकास किया जाए। ऐसी अवस्था में बच्चों में ऋणात्मक स्थिति विकसित हो जाती है, यानी इस अवस्था के अंदर बच्चों में नेगेटिव क्वालिटी भी जन्म लेना शुरू हो जाती है। एरिक्सन के मनोसामाजिक के अकॉर्डिंग, मतलब इसके अंदर एक मनोसामाजिक शक्ति का विकास होता है, या शक्ति नहीं कहेंगे, नेगेटिव पावर कह लीजिए आप इसको, उसको विलंबन की अवस्था कहते हैं। यानी उसको विलंबन बोला, उस मनोसामाजिक शक्ति को इसने विलंबन बोला, यानी ये नेगेटिव एनर्जी है तो उसको विलंबन बोला, यानी उसकी प्रोग्रेस को आगे वो रोक सकती है। आगे है तरुण वयस्कावस्था। यह अवस्था घनिष्ठता तथा अलगाव की स्थिति है, जो 20 से 30 वर्ष तक चलती है। यदि किसी और घनिष्ठता और अलगाव के मध्य संघर्ष का समाधान सफलतापूर्वक कर लेता है, तो उस जो मनोसामाजिक शक्ति उत्पन्न होती है उसे एरिक्सन ने सन्हे बोला है। तो ये नाम याद रखने हैं आपको। इस अवस्था में आके उसको सन्हे की उत्पत्ति हो जाती है। नेक्स्ट है गाइस मध्यावयस्कावस्था। ये 30 से 60 वर्ष तक चलती है, 30 से 60 वर्ष तक चलती है। और जो है इसमें जन्मात्मकता और शिथिलता में संघर्ष आ जाता है। जन्मात्मकता का मीनिंग है गाइस कि अगली जनरेशन के लिए कुछ काम करना, या फिर वो सिर्फ जो है मतलब बैठ जाता है, बिल्कुल शिथिल हो जाता है। तो ये दो सिचुएशन हो जाती है। जन्मात्मकता का मीनिंग है नई जनरेशन के लिए मैं क्या करके जाऊं, या फिर जो है वो अपना एक टाइम पास करना शुरू कर दे, स्टेबिलिटी ले आए, शिथिलता आ जाए। इसमें संघर्ष चलता है। यह संघर्ष सफलतापूर्वक कर लेने पर मनोसामाजिक शक्ति उत्पन्न होती है, जिसे एरिक्सन देखभाल की संज्ञा कहते हैं, यानी केयर की संज्ञा करते हैं। वो लोगों की आगे केयर करना शुरू कर देता है। आगे है नेक्स्ट जो आपका है परिपक्वता। परिपक्वता क्या होती है? अवस्था 65 की वर्ष की आयु से मृत्यु पर्यंत चलती है। तो इसमें कुछ नहीं है, वो कोई शक्ति नहीं होती। हालांकि वो सिर्फ जो है मतलब कि वो उस चीज को भी स्वीकार करने लग जाता है। मृत्यु की एक किस्म से एक सुखद अनुभव की तरफ चलता है कि अब मैं मर जाऊं तो मतलब मैंने अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। तो मृत्यु पर्यंत चलता है और वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ चल पड़ता है। तो ये जो एरिक्सन ने दिए हैं गाइस। और आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड थैंक यू स्टूडेंट।